ये कहानी मेरे दोस्त हेमंत की है और ये उस वक्त की बात है जब हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। उस वक्त उसकी नई नई शादी हुई थी और वो जॉब करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड था। तो उसने अलग अलग वेंचर्स पे अपना हाथ आजमाने की कोशिश करी, जैसे कि एक कलेक्शन एजेंसी ओपन करना, एक पोल्ट्री फार्म चलाना और वगैरह वगैरह। तो ये बात उस वक्त की है जब उसने अपने दोस्त विनोद के साथ एक पोल्ट्री फार्म ओपन करने की सोची थी। तो इसके लिए उसने शहर से दूर एक गांव जैसे इलाके में एक मीडियम साइज प्लॉट लिया था। उसने मुझे बताया था कि पोल्ट्री फार्म चलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मुर्गियों की बहुत केयर करनी पड़ती है। उन्हें टाइम पर खाना और पानी देने की ज़रूरत होती है। खाना एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उन्हें बीमारी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए टाइम पर मेडिसिन भी देनी होती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स पाने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। और ये पूरा काम नौकरों पे छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़रा सी गलती फार्म के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। तो हेमंत ने डिसाइड किया कि वो खुद उस प्लॉट पर अपनी वाइफ के साथ रहेगा, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। हालांकि सभी ने हेमंत को ऐसा करने के लिए मना किया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पोल्ट्री फार्म्स और स्लॉटर हाउसेस जैसी जगहों पर काफ़ी सारी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट औरत का ऐसे एनवायरनमेंट में रहना ठीक नहीं है। हालांकि हेमंत की वाइफ हेमंत का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और वो उसके साथ उस पोल्ट्री फार्म पर रहने के लिए तैयार थी। हेमंत ने उस गांव के 3 या 4 वर्कर्स रख लिए थे ताकि वो उसकी फार्म को चलाने में मदद कर सकें। इनमें से 2 वर्कर्स कसाईयों के खानदान से थे और उन्हें कसाई का काम बहुत अच्छे से आता था। तो कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फार्म बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से मामला हाथ से निकलने लगा। मुर्गियों की बहुत अच्छी देखभाल करने के बावजूद भी वो लगातार डेली मर रही थी, और वो भी बड़ी अमाउंट में। हेमंत बहुत ही मेहनती इंसान था और मुर्गियों को ऐसे लगातार मरते हुए देखकर उसने अपनी मेहनत दुगनी कर दी ताकि फार्म की देखभाल में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्हें डेली टाइम पर खाना खिलाया जा रहा था, दवाइयाँ दी जा रही थी और पूरी तरह से साफ सुथरी हाइजीनिक कंडीशंस में रखा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सिचुएशन और ख़राब होती चली गई। और अजीब बात तो ये थी कि जिस वेटरनेरियन को वहाँ पे मुर्गियों की देखभाल के लिए रखा गया था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ मुर्गियों को मार रही है। और हालत तो तब और बिगड़ गई जब उसकी वाइफ को भ्रम होने लगा कि कोई बुरी ताकत उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और वो कई बार उस फार्म हाउस पर बेहोश हो चुकी थी। हालांकि वो काफ़ी स्ट्रांग थी और ऐसी इंसान नहीं थी जो आसानी से डर जाए या आसानी से चिंता में पड़ जाए। हालांकि इन घटनाओं की वजह से वो फार्म हाउस छोड़ने को तैयार हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक वो अपने इन लॉज के साथ रहेंगी। कुछ लोगों का मानना है कि गर्भवती महिलाओं के शरीरों में जो हार्मोनल और इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से प्रेतात्माएं और भूत उत्तेजित हो जाते हैं और इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए हेमंत का मानना था कि वाइफ के चले जाने के बाद उस पोल्ट्री फार्म के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था और सिचुएशन एक नए लेवल पर आ गई थी। रोज शाम होने के बाद उसके घर पर अचानक पत्थर बरसने लगते और पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर लग जाता। पत्थर कहाँ से आ रहे थे इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से गिर रहे हैं। गांव के बहुत सारे लोग उसकी मदद के लिए आने लगे और वो इस घटना के पीछे का कारण पता लगाने के लिए झाड़ियों और पेड़ों के पीछे भी छानबीन करने लगे, लेकिन कुछ पता न चल सका। उन्होंने सर्च लाइट की हेल्प से ऊपर आसमान में भी चेक करने की कोशिश की, लेकिन तब भी पत्थर कहाँ से आ रहे हैं इसका पता न चल सका। ऐसा लग रहा था कि वो बस आसमान में बन रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ की लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन वो भी सुपरनैचुरल घटना के सामने बेबस थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पत्थर कभी भी किसी को छूते नहीं थे। अगर आप पत्थरों के ओलों के बीच में भी खड़े हो जाते हैं तो भी वो आपको नुकसान पहुंचाए बिना आपके चारों ओर गिरेंगे। तो लास्ट में हेमंत और उसके बिजनेस पार्टनर ने इस बारे में प्रोफेशनल हेल्प लेने का फैसला किया।
उन्होंने डोंबिवली में एक फेमस इंसान के बारे में सुना था जो कि भूत और आत्माओं को भगा सकता था। वो बहुत ही दयालु और परोपकारी इंसान था जो कि अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता था, न कि पैसों के लिए। तो हेमंत और उसके दोस्त से मिलने के बाद और उनकी कहानी सुनने के बाद उस ओझा ने बताया कि ये घटनाएं किसी शक्तिशाली काले जादू से जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर हेमंत और उसका दोस्त हैरान हो गए। काला जादू एग्जैक्ट किस जगह हुआ था इसका पता लगाने के लिए ओझा ने पूरे फार्म का मुआयना करना शुरू कर दिया। उस फार्म में एक छोटा सा कमरा था जिसमें उस फार्म में यूज होने वाले औजार और कुछ पुरानी मशीनें रखी जाती थी। ओझा को उस रूम में एक कोने पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो उन्होंने हेमंत को उस कोने की जमीन के नीचे खुदाई करने के लिए कहा। जब उस जगह पर खुदाई करी गई तो उस जगह के नीचे से जो चीजें बाहर आईं उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ओझा एक एक करके नीचे से उन चीजों को निकालने लगे। पहले तो नीचे से कुछ छोटी गुड़ियाएं निकलने लगी जिनके बालों पर खून लगा हुआ था और उन दोनों गुड़ियाओं पर बहुत सारी कीलें ठुकी हुई थी। ये देखकर हेमंत और उसके दोस्त के पसीने छूटने लगे। ओझा एक एक करके वो सारी चीजें हेमंत के सामने रख रहे थे। फिर उसके बाद किसी जानवर के अंदरूनी अंग जैसे कि अतड़ियाँ, उसके गुर्दे, उसका लिवर, उसका दिल और फेफड़े वगैरह निकलने लगे जो कि खून से लथपथ थे। ये सारी चीजें किसी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके रखी हुई थी। ये दृश्य इतना भयानक था कि ये सब देखकर हेमंत को तो वहीं उल्टी हो गई। ये सब देखकर ओझा को भी थोड़ा सा धक्का लगा और फिर लास्ट में ओझा ने वहां नीचे से एक बकरी का कटा हुआ सर निकाला। ये देखने के बाद उन तीनों से कुछ सेकंड तक तो कुछ ना बोला गया और वहां पर एक भयानक सा सन्नाटा छा गया। फिर ओझा ने बताया कि वो जो दो नौकर जो कि खानदानी कसाईयों के परिवार से थे जिन्हें हेमंत ने वहां रख रखा था, ये ज़रूर उन्हीं की हरकत है। और हेमंत ने भी इस बात के साथ एग्री किया और बताया कि जब से ये घटनाएं होनी शुरू हुई हैं तब से वो नौकर गायब हैं। हेमंत और उसके दोस्त की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी हमसे क्या दुश्मनी थी। फिर ओझा ने कहा कि ये सब क्या और क्यों सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस काले जादू की वजह से जो एक राक्षस जन्म ले चुका था वो बहुत शक्तिशाली था और ओझा को उससे मुकाबला करने के बारे में सोचना था। फिर कुछ सोचकर उन्होंने हेमंत से कहा कि वो कल आकर उनसे मिले और फिर वो वहां से चले गए। अगले दिन जब हेमंत और उसका दोस्त ओझा के घर गए तो ओझा ने उन्हें एक काले रंग का घड़ा दिया जो कि लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो काफ़ी भारी था और उन्होंने उसे बताया कि उस घड़े में कुछ ऐसा है जिससे उस बुरी आत्मा को शांति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि पोल्ट्री फार्म तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज है और फार्म तक पहुंचने के लिए उस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी नॉर्मल इंसान रात के समय उस नदी के किनारे नहीं जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर काला जादू किया जाता है। रात में उस ब्रिज पर चलने वाली गाड़ियां अचानक से बंद हो जाती हैं और वापस स्टार्ट नहीं होती। फिर ओझा ने हेमंत और उसके दोस्त को रात के 12 बजे के बाद उस घड़े को नदी के किनारे ले जाने को कहा। उन्हें एक बड़े से पत्थर पर उस घड़े को तोड़ना था जो कि वहाँ पर लोगों ने नारियल को फोड़ने के लिए रखा था और फिर ऐसा करने के बाद उन्हें जल्दी से वहाँ से वापस लौट आना था। और ओझा ने उन्हें बार बार चेतावनी देकर कहा कि किसी भी कीमत पर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना और वहाँ से भागना मत, लेकिन तेज कदमों के साथ जल्दी जल्दी चलना। हेमंत काफी डरा हुआ था लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, तो हेमंत और उसका दोस्त उस रात को उस काम को करने निकल पड़े। क्योंकि वो नदी गांव से दूर एक अलग से कोने में थी और चारों ओर से घने पेड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए उस नदी के किनारे के आसपास का माहौल इतना डरावना था कि बड़े से बड़े बहादुर भी डर जाएं। हालांकि हेमंत और उसके दोस्त ने बिना डरे जल्दी ही उस पत्थर को ढूंढ निकाला और फिर उस घड़े को ऊपर ले जाते हुए हेमंत ने उसे उस पत्थर पर तोड़ दिया। ऐसा करने के बाद वो तुरंत पीछे मुड़े और अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी उन्हें उनके पीछे से किसी की बहुत तेज हंसी सुनाई दी और फिर उसके बाद श्श
की आवाज़ उन्हें पीछे से आने लगी, जैसे कि कोई उन्हें वापस बुला रहा हो। ये आवाज़ सुनकर वो थोड़े हैरान हुए और हेमंत पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके दोस्त विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे मुड़े बगैर सीधा चलने के लिए कहा। वापस घर पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर गिर पड़े और अगले दिन देर तक नहीं जागे। सुबह उठकर उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि उन्होंने ओझा का बताया हुआ काम पूरा कर दिया था, इसलिए अब उस पोल्ट्री फार्म पर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और वो खुशी खुशी ओझा से मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए उसके घर की ओर चल पड़े। हालांकि जब वो उसके घर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ सन्नाटा था। पूरे घर में दुख और मातम का माहौल था। उनकी मुलाकात उस ओझा के बेटे से हुई और उसने उन्हें बताया कि उस ओझा की पिछले रात 12:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हेमंत और उसका दोस्त ये बात सुनकर चौंक गए। अगर ये काम करने में उन्हें थोड़ी भी और देर हो जाती तो उस आत्मा का अगला शिकार वो भी हो सकते थे। ओझा के बारे में जानकर उन दोनों को बहुत धक्का लगा और हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कभी भी इन दर्दनाक घटनाओं से उबर नहीं पाए और उन्होंने फैसला किया कि उस फार्म को बंद कर देना ही अच्छा है।